हेलो एंड वेलकम सबका। डे 5 एनसीईआरटी पॉलिटी लेक्चर 4 में। बेसिकली आज से जो हमने शुरू करना है, ये जो लेक्चर्स अब आज और इससे अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर अब हम धीरे धीरे पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। देखो, एक चीज याद रखना, जैसा हमारे जो इंडिया में जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं ना गवर्नमेंट के, वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है ना, उसी का ही रेप्लिका है हर स्टेट गवर्नमेंट। ये इसलिए ऐसी बनाई गई है ताकि कभी भी सिस्टम में कंफ्यूजन पैदा ना हो। बस थोड़ा बहुत फर्क है। 90% दोनों स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। ठीक है, सिर्फ 10% के फर्क आते हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे। पर इसे शुरू करने से पहले देखो, पूरे इंडिया के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से पहले हम ना सबसे पहले इलेक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, कि इलेक्शन का इंडिया में सिस्टम कैसा है, कैसे क्या क्या किया जाता है। देखो, इंडिया के अंदर सबसे पहले हम इसी चीज को एड्रेस करें तो हमारे यहाँ पे जो इलेक्शंस ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कौन करवाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 दिया गया है, जिसके अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करती है आपकी आर्टिकल 324 में। अब यहां पे आपके इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिया के कौन से इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है, सबसे पहले एक वो लिस्ट बनाते हैं। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस ये कंडक्ट करवाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शंस ये कंडक्ट करवाते हैं, उसके बाद लोकसभा के इलेक्शंस ये कंडक्ट करवाते हैं, राज्यसभा के इलेक्शंस जो दोनों पार्लियामेंट के हाउस हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की इलेक्शंस ये कंडक्ट करवाते हैं। फिर हर स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके इलेक्शंस ये कंडक्ट करवाते हैं। फिर इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं, इंडिया में कुछ सिर्फ 6 को स्टेट्स हैं, स्टेट जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एग्जिस्ट करता है, उसके इलेक्शंस भी ये कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। पर इन सब के अब इलेक्शन सेम टाइप के नहीं होते। देखो, इलेक्शंस आपको मैंने ये पिछले लेक्चर्स में बताया, दोबारा से एक बार रिमाइंडर दे दूं। देखो, इलेक्शंस अपने आप में 2 टाइप के होते हैं। एक इलेक्शंस होते हैं जो डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, और एक इलेक्शंस होते हैं जिन्हें हम कहेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शंस है। डायरेक्ट इलेक्शंस का हमेशा मतलब होता है व्हेन सिटीजन्स डायरेक्टली elect their representatives। इसका एग्जाम्पल, जब क्या कहते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टली चुनते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे जब हम अपने हर स्टेट के अंदर एमएलए को चुनते हैं, और जो आपके एमपीज ऑफ लोकसभा है। राज्यसभा के इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होते, उसका मैं आपको कारण बताऊंगा। जो 2019 में आपके इलेक्शन हुए थे वो ये वाले हुए थे। हर स्टेट के तो चलते ही रहते हैं, उनमें अंदर एमएलए हम चुनते हैं। ठीक है, तो वो सारे डायरेक्ट हैं, जहां पे हम, आप और मैं जो सिटीजन्स हैं, हम सब पार्टिसिपेट करते हैं इस पूरे इलेक्शन सिस्टम में। वहीं पे दूसरी साइड जो इनडायरेक्ट सिस्टम है, दिस इज वेयर पीपल डू नॉट डायरेक्टली participate in elections। लोग डायरेक्टली नहीं करते,
representatives elected by the people participate in these elections on their behalf. On their behalf. अब इसका क्या एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखें। देखो इसका एग्जाम्पल है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन और डायरेक्ट इलेक्शन में। इनडायरेक्ट में जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम नहीं चुनते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आप और मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हम नहीं चुनते, ये इलेक्शंस आपके इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट में जो हमारे एमएलए एमपी हैं, हम जाते हैं ईवीएम मशीन के ऊपर बटन दबाते हैं, जिसे वोटें मिल गई वो जीत जाता है, तो हम उन्हें चुन रहे हैं। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए आप और मैंने कभी भी वोट नहीं डाली, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने भी नहीं डाली होंगी, अनलेस आपके पेरेंट्स या कोई भी आपकी फैमिली में एमएलए या एमपी नहीं है, उन्होंने वोट नहीं, मतलब बाकी किसी और ने नहीं डाली होगी, ठीक है। यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस में क्या होता है कि देखो जो एमपी और एमएलए हमने चुने हैं वो वोट डालते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बनेगा। तो हमारे बीच में, लोगों के बीच में और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक और लेवल आ गया। इसी कारण इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस, क्योंकि हम डायरेक्टली उसे वोट नहीं डाल पा रहे, हमें इनडायरेक्टली वो पर्सन चुना जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरीके से ये दोनों के दोनों आपके सिस्टम यहाँ पे इलेक्शन के ये क्रिएट हो गए। ठीक है, अब इन सबको मैं डिस्टिंग्विश करूं कि इनमें से डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं। ठीक है, कंडक्ट आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा रही है। ठीक है, लोकसभा के इलेक्शंस आपके डायरेक्ट इलेक्शंस हैं। उसके अलावा फिर आगे राज्यसभा आ गई, राज्यसभा के इनडायरेक्ट हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के डायरेक्ट हैं, और यहाँ पे इनडायरेक्ट है। तो अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर जो ज्यादातर ऑफिसेज है ना, उनके इलेक्शंस इनडायरेक्ट हैं। तो हम एक्चुअली ज्यादातर इलेक्शन में आप और मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करते, आप में और बाकी सिटीजन्स। हमारे यहाँ पे जो हमारे द्वारा चुने गए लोग हैं वही आगे और इलेक्शंस में वोटें डालते हैं हमारे बिहाफ पे। ठीक है, उसका एक कारण है, ठीक है, वो मैं आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे बताता जाऊंगा। तो यहाँ पे citizens of India directly elect their representatives. दूसरी साइड पे citizens of India have no role in these elections. इन इलेक्शंस में सिटीजन्स का कोई रोल नहीं होता। अब ये इंडिया में सिस्टम्स कैसे होते हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो इंडिया में जो डायरेक्ट इलेक्शंस का सिस्टम है, चलो रेड से लिखें,
और दूसरी साइड पे इंडिया में जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस का सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम्स के नाम भी अलग अलग हैं और इन सिस्टम के नाम से ही आपको क्लियर होने लग जाएगा। मतलब एक बारी बता दिया कि कौन सा, देखो इंडिया में कभी भी आपको पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, पर कभी भी आता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस सिस्टम से होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के किससे होते हैं, लोकसभा किससे भी होते हैं, इनके सिस्टम के नाम और होने मतलब अंदर लोग कौन कौन वोट डालेंगे, मतलब कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स वोट डालते हैं वो बदलता रहता है, पर ओवरऑल सिस्टम का नाम सेम रहता है। तो सिस्टम कई बार पूछा जाता है कि इंडिया में कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, तो वो सिस्टम्स के नाम याद रखने जरूरी है। डायरेक्ट इलेक्शंस में जो सिस्टम है वो है आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। दूसरी साइड पे जो आपके इनडायरेक्ट सिस्टम है वो है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन by means of single transferable vote। तो एक साइड पे फर्स्ट पास द पोस्ट और दूसरी साइड पे इनडायरेक्ट सिस्टम का नाम काफी बड़ा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये सिस्टम है क्या, सबसे पहले डायरेक्ट सिस्टम बताता हूँ क्योंकि वो समझना थोड़ा ज्यादा आसान है, फिर आपको दूसरा सिस्टम समझाता हूँ जो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फर्स्ट पास द पोस्ट, देखो ये सिस्टम का नाम एक उससे आया है जैसे आप स्कूल के अंदर हम रेस लगाते थे, रेस के एंड में हमेशा एक फिनिशिंग लाइन होती थी जहां पे दो पोल्स के साथ एक आपकी फिनिशिंग लाइन के लिए रिबन बांधा होता था। ठीक है, ये मान लो कि आपके ये पोस्ट है, 3 लोग रेस में भाग रहे हैं, तो जब भी आपको स्कूल की रेस लगाने को बोला जाता था, क्या कभी मतलब हम किसे कहते थे कि कौन फर्स्ट आए, क्या कभी ये कंडीशन लगाई गई है कि आपको इतने मीटर की लीड से या इतने फीट की लीड से जीतोगे तभी आपको विनर मानेंगे, या इतने सेकंड में, इतने सेकंड का सेकंड में फर्क होगा तभी आप जीतोगे? नहीं, कोई भी पर्सन जो सबसे पहले रिबन क्रॉस कर जाएगा, ये पोल्स को क्रॉस कर जाएगा, वो पर्सन विनर है, चाहे सिर्फ वो एक हाथ के गैप से आगे हो, बस वो आगे है, अगर कुछ इंच का भी गैप है, वो इंच से आगे है, वो जीत जाएगा वो पर्सन। इस सिस्टम को कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे लोकसभा में भी ये यूज होता है और हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी ये यूज होता है। देखो जब भी आप अब इस पूरी सिस्टम को देखो और इसके बाद इसकी प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं साथ में बताता हूँ। देखो जब हम किसी कैंडिडेट के लिए वोट डालने जाते हैं, आपकी ईवीएम मशीन कुछ ऐसे दिखती है, यहाँ पे कैंडिडेट्स की जानकारी, उनकी पार्टी, उनका नाम, वो सब कुछ लिखा होता है, यहाँ पे आपके बटन बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस साइड पे आपके बटन बने होते हैं। आप इस ईवीएम मशीन यहाँ पे गए, पोलिंग बूथ के अंदर जब आप गए हो, आप जिस भी कैंडिडेट को चुनना चाहते हो बस उसके आगे का जाके आप बटन दबा के आ जाओगे। ठीक है, बटन दबाया, बटन काउंट हो गया। अब देखो अल्टीमेटली जब बाद में काउंटिंग, जब हम कहते हैं आज काउंटिंग डे है, उस काउंटिंग में होता क्या है कि सबकी वोटें काउंट होनी शुरू होगी। अब एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि जो ए है, ज्यादा बड़े एग्जांपल नहीं देते, इसे 99 वोट्स डली, जो बी है उसे 100 वोट डली, जो सी है उसे 101 वोट डली, और जो डी है इसे 98 डली। ठीक है, एक ट्विस्ट, इसे कम डली है। तो जब इन इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं, देखो हम अपने आप ही कहते हैं कि जिसे सबसे ज्यादा वोटें डली वो इंसान जीत गया। पर अगर जनरली देखोगे इन सबको जो वोटें डली हैं, इसे सिर्फ बी से 1 वोट ज्यादा डली है, तो क्या बी चैलेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। देखो ये जो सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट, ये सबसे इजी सिस्टम है कि टोटल वोटों में जिसे सबसे ज्यादा वोटें डल गई वो पर्सन अपने आप जीत जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर इनमें 1 वोट का गैप है या 1 लाख वोटों का गैप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ
सबसे ज्यादा नंबर लेके आओ, जिसके सबसे ज्यादा वोटें डल गई वो अपने आप जीत गया। ठीक है, तो इस तरीके से। अब इस सिस्टम का यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लॉ भी है, एक बहुत बड़ी कमी भी यहीं पे आती है। वो कमी क्या है? देखो, एक आप अखबार में हमेशा चीज पढ़ोगे जब भी इलेक्शंस खत्म होते हैं कि इस साल का टर्न आउट कितना रहा। टर्न आउट का मतलब है कि कितने लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल थे। देखो, क्योंकि वोटिंग से पहले हमेशा ना एक लिस्ट बनती है कौन कौन वोट डाल सकता है, और कौन से पोल, आपके पोलिंग बूथ भी आपके घर के 3 किलोमीटर के अंदर अंदर होते हैं, वो वैसे 1500 मैक्सिमम पॉपुलेशन को डील करते हैं। इलेक्टोरल रोल कहते हैं उस वोटर लिस्ट को। सबसे पहले वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए कि आप यहाँ पे इस जगह पे वोट डाल भी सकते हो, नहीं डाल सकते। उसके बाद आपका कौन सा पोलिंग बूथ है वो भी लिखा होता है उसके अंदर। ये जो आपकी वोटर लिस्ट है, मतलब कोई भी जो 18 साल से ऊपर है, वही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के टाइम आपको बताया था, इंडिया में वो वोटिंग के लिए पर्सन एलिजिबल है। तो यहाँ पे जो भी वोटिंग लिस्ट में है उनमें से कितने लोग वोट डालने गए। देखो, हर बारी वोटिंग टर्नआउट देखोगे 68%, 70%, यानी कि आपके सारे लोग वोट डालने नहीं जाते। अगर आपके 30% लोगों ने भी वोट मिस कर दी, ठीक है, तो यानी कि पीछे सिर्फ 70% लोगों ने वोट डाल लिया। अब प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो आपको नंबर चाहिए ना जीतने के लिए, आपको नंबर ये टोटल आबादी का नहीं चाहिए इलेक्टोरल रोल में कितने लोग हैं, आपको टोटल नंबर चाहिए जितने लोग वोट डालने आए हैं उसमें से आपकी मेजोरिटी आपको वोट डालते हैं। एक कंटेक्स्ट में समझाता हूँ। लेट्स सपोज एक कोई इलाका था, हाँ, जहां पे आपके सिर्फ 20 लोग रहते थे, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मान लो किस जगह पे कोई 20 लोग ही रहते थे। वहां पे 3 कैंडिडेट खड़े हो गए, ए, बी और सी, कि इनमें से किसी एक को, 3 लोग खड़े हो गए। अब ये जो 20 लोगों का इलाका था, मान लो कि 10 लोग वोट डालने गए ही नहीं, सिर्फ 10 लोगों ने वोट डाल लिया। तो पहली बात तो जो आपका टर्न आउट हो गया, जो वोट डालने आए वो सिर्फ 50%, मतलब 20 लोग अडल्ट 18 साल से ऊपर थे जो वोट डालने के लिए एलिजिबल थे। 10 लोग वोट डालने नहीं गए, सिर्फ 10 लोग वोट डालने के नहीं, यानी कि सिर्फ 50% लोग वोट डालने गए। अब इन 50% में से 4 वोटें ए को डली, 3 इसे, 3 इसे, ठीक है। तो टोटल 10 लोगों की वोट डल गई। तो यहां पे ए कैंडिडेट जीत गया, एक कैंडिडेट जीत गया क्योंकि इसे सबसे ज्यादा वोटें डली थी, इसे 4 डली हैं, बाकी दोनों को 3-3, एक ही वोट का फर्क है, पर क्योंकि इसे सबसे ज्यादा डली हैं ये अपने आप जीत जाएगा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। अब पर प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम ये है कि ये क्या मेजॉरिटी की चॉइस थी? 20 लोगों में से अगर तुम देखोगे सिर्फ 4 वोट डालने गए हैं, तो ये क्या मेजॉरिटी बनती है ये? ठीक है, तो ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। तो ये तो आपका 20% से भी कम हो गया। वहीं पे दूसरी साइड पे अगर आप देखोगे, ये जो 10 लोग वोट डालेंगे उसका भी कोई मेजोरिटी नहीं बनता ये, यानी कि एक ऐसा पर्सन भी सिलेक्शन में जीत सकता है जिसे ज्यादातर लोग शायद पसंद भी ना करते हैं। ठीक है, 10 ने तो पहले उम्मीद छोड़ दी थी कि छोड़ो यार, ये 3 कैंडिडेट तीनों बेकार है, हमने वोट ही नहीं डालनी। और जो बाकी 10 डालने गए, 10 का भी ये कोई मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी होती तो 6 वोटें तो डलती से, ये तो मेजोरिटी नहीं है। पर ये जीत गया क्योंकि बाकियों में वोटें बट गई। ये होती है फर्स्ट पास द पोस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, पर अगर ये प्रॉब्लम है तो हमने इस सिस्टम को अपनाया ही क्यों है? देखो, अपनाने का कारण सिंपल है। अपनाया इसलिए है क्योंकि, चलो ये तो दिखा देते हैं। अपनाया इसलिए क्योंकि ये सिस्टम ना लोगों को समझाना आसान है, दूसरा सिस्टम समझाना है मुश्किल है। यहाँ पे समझाना कैसे आसान है? देखो, लोगों को ये बताना आसान है कि आपने 1950 का इंडिया इमेजिन करो, जब इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी इंडिया में, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अब लोगों को एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम समझाने बैठोगे, उन्हें तो डेमोक्रेसी समझ ही नहीं आएगी। आसान सिस्टम ये है कि लोगों को बोलो कि देखो आपने वोटिंग बूथ में जाना है, वहां पे एक, पहले तो चलो बैलेट पेपर होते थे कि बस उसके अंदर अपनी मोहर लगा के रखा ना, अब चलो ईवीएम मशीन है, आज भी चलो कोई पढ़ा लिखा नहीं है या कोई बुजुर्ग है उसे समझाना आसान हो कि आपने बस अंदर जाना है,
आपको जो इंसान पसंद है उसके सामने वाला आपने बटन दबा के आ जाना है और आपने कुछ नहीं करना। ये सिस्टम समझाना आसान है, इस कारण हमने इस सिस्टम को अपनाया। ठीक है, क्योंकि हमारी ज्यादातर आबादी को डेमोक्रेसी से जोड़ना जरूरी था। तो बस जिसे ज्यादा वोटें डल गई वो जीत गया। ऑब्वियसली इस सिस्टम की कमी है कि ना ये मेजोरिटी को देखता है कि मेजोरिटी ने उसे सिलेक्ट किया या नहीं, बस जिसे ज्यादा नंबर, जितने लोगों ने वोट डाली उसमें से जिसे सबसे ज्यादा नंबर मिल गया बस वो जीत गया। सबसे आसान बेसिक सिस्टम है ये। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से ये बना हुआ है। क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक तो प्लीज पूछेगा, फिर अगले लेक्चर में दोबारा भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहता है। दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इस सिस्टम में क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सिस्टम थोड़ा सा, जितना नाम कॉम्प्लिकेटेड है ये वैसे ही ये सिस्टम भी कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसमें क्या होता है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। राज्यसभा के इलेक्शंस के एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं। देखो, सबसे पहले एक और शेड्यूल बारे भी फिर अब यहाँ पे जानकारी दे दें। लास्ट लेक्चर में भी हम शेड्यूल पढ़ रहे थे। राज्यसभा की ना हमने सारी स्टेट्स में सीटें बांट दी हैं, बांट के उन्हें लिख दिया है फोर्थ शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में आपकी दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स among states based on population। ये बेस्ड है कि स्टेट की आबादी कितनी है। देखो, ये अमेरिका के सिस्टम से कंपेयर करके बताऊं, अमेरिका में भी ऐसे ही दो हाउस हैं, एक जैसे हमारा लोकसभा है उनका भी ऐसे दो हाउसेज है, आपकी कांग्रेस और आपकी सेनेट। सेनेट उनकी राज्यसभा का वर्जन है। वहां पे भी उन्होंने स्टेट्स के अंदर सीटें बांटी हुई हैं, पर उनका क्राइटेरिया क्या है, जैसे अमेरिका के अंदर 100 सीटें हैं सेनेट के अंदर, वो 100 इस तरीके से हैं क्योंकि उनकी 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। उन्होंने हर स्टेट को, चाहे स्टेट बड़ी हो चाहे छोटी हो, स्टेट के अंदर ज्यादा आबादी हो कम आबादी हो, उन्होंने किसी चीज को कंसिडर नहीं किया। उन्होंने बस हर स्टेट को 2-2 सीटें दे दी हैं। तो 50 स्टेट्स थी, 2-2 सीटें, 100 सीटें होगी, सेनेट में 100 सीटें बना दी। हमने ऐसा नहीं किया। हमारे यहाँ पे देखो, अगर सारी स्टेट्स को तुम देखने पे आओगे, गोवा जैसी स्टेट्स में जो बहुत छोटी हैं, मतलब अगर टेरिटरी की पहली तो बात करूं, दूसरी साइड पे टेरिटरी में बात करूं, मध्य प्रदेश राजस्थान जैसी स्टेट्स बड़ी भी हैं। पर टेरिटरी हमारा क्राइटेरिया नहीं है, हमारा क्राइटेरिया पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को भी अगर लगा के चलोगे, गोवा की पॉपुलेशन भी कम है, वहीं पे दूसरी साइड पे उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट्स देखोगे उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। हमने पॉपुलेशन के मुताबिक सीटें बांटी हैं, मतलब कम से कम जो छोटी स्टेट्स में है, सिक्किम गोवा जैसी, उन्हें कम से कम एक सीट तो मिलनी है। पर जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है उन्हें ज्यादा सीटें मिली हैं, ताकि हमारी कोशिश ये है कि ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन को एक एमपी, कोई भी इंडिया का एमपी शुड रिप्रेजेंट इक्वल नंबर ऑफ पीपल। लोगों को, सेम नंबर ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट करे। अब जिस स्टेट की आबादी ज्यादा है उस स्टेट के अंदर आपके ऑब्वियसली सीटें ज्यादा होंगी, जहां पे आबादी कम है वहां पे सीटें कम होगी। तो हमारी कोशिश इस चीज की है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे राज्यसभा के इलेक्शंस होते कैसे हैं बेसिकली। राज्यसभा की इलेक्शंस में वोट कौन डालता है, इसका इलेक्टोरल रोल किन का बना होता है। इलेक्टोरल रोल जैसे मैंने आपको बताया, वोटर लिस्ट, वोट कौन डालेगा, ठीक है, वोटर्स लिस्ट। आपकी इलेक्टोरल रोल यानी कि वोट कौन डालेगा, इसमें क्योंकि हमने हर स्टेट के अंदर सीटें बांट दी हैं, उस स्टेट के जो भी एमएलए होते हैं, एमएलए ऑफ दैट स्टेट,
हर स्टेट के अपने अपने राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं। लेट्स सपोज एक स्टेट है ABC, कोई भी इंडिया के स्टेट लगा लो, इसके सिर्फ एक ही राज्यसभा की सीट है, ये लगा लो, ठीक है, सिर्फ एक सीट के ऊपर इलेक्शन होने हैं। यहां पे इस स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, सबसे पहले तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को चुना होगा आपके लोगों ने, रेजिडेंट ऑफ स्टेट, उस स्टेट के रेजिडेंट्स जो भी वोटिंग के लिए एलिजिबल थे, उन्होंने चुना होगा आपके एमएलए को। अब एमएलए ने वोट डालनी है किसी एक राज्यसभा के पर्सन के लिए, एक राज्यसभा का पर्सन चुन के भेजना है। देखो अब राज्यसभा की इलेक्शन में खड़ा कौन होगा, मैं ये भी यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे दूं, आगे जाके हमने राज्यसभा लोकसभा डिटेल में पढ़ना है, पर यहाँ पे बता दूं। राज्यसभा के इलेक्शंस में आपके खड़े होने के लिए आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और जिस स्टेट के आप इलेक्शन लड़ रहे हो ना, आपको स्टेट मतलब जिस स्टेट की तरफ से आप इलेक्शन लड़ रहे हो, आपको स्टेट का रेजिडेंट होना चाहिए। यानी कि आप जिस भी स्टेट के आप रेजिडेंट हो, जहां पे भी आप रह रहे हो, अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आप राज्यसभा की इलेक्शन लड़ सकते हो। आप इलेक्शन, जब भी इलेक्शन अनाउंस हो, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भी आपके आसपास ऑफिस बनाया होगा उन्होंने, वहां पे जाइए, अपना पेपर फाइल कीजिए कि आप भी इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं। और जब इलेक्शन का दिन आएगा, आपकी सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सारे एमएलए को बुलाया जाता है हाउस में, और उन सबको बोला जाता है वोट डालिए, आप किस पर्सन को चुनना चाहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि देखो लेट्स सपोज सिर्फ एक पर्सन को हमने चुनना है, यहाँ पे 4 लोग, एक मिनट देना मुझे, ये डायग्राम चेंज करना है, उसका एक रीजन है, बताऊंगा अभी। 4 लोग आपके इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ABCD, ये 4 लोग थे जो आपके इलेक्शंस में खड़े हुए हैं। अब जितने भी एमएलए हैं, देखो यहाँ पे ना अब ईवीएम मशीन नहीं होती, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो ये आपका सिस्टम है, यहाँ पे कोई ईवीएम मशीन नहीं होती, यहाँ पे पेपर ही यूज होता है। यहाँ पे ये एक लिस्ट आपके एमएलए सारे लोगों की सेम लिस्ट दे दी जाएगी, जिनमें जितने भी लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं उन सबका नाम लिखा होगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये बोला जाता है कि हर एमएलए को कि आप अपनी पसंद के मुताबिक इन सबको रैंक दे दीजिए। लेट्स सपोज जैसे मैं एमएलए था, मुझे डी कैंडिडेट सबसे ज्यादा पसंद था, मैंने इसे 1 रैंक दे दिया, बी वाला उससे कम पसंद है, सी वाला उससे कम पसंद, ए वाला उससे कम पसंद है, सी वाला सबसे कम पसंद है, तो मैंने ऐसे सबको रैंक दे दिया। मेरी तरह सारे एमएलए ने ऐसे रैंक दे दिए होंगे, तो हमने क्या किया है, हमने सबको प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेशन दे दी है। यानी कि हमने सिर्फ एक बंदे को नहीं चुना, जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट में तो हम ईवीएम में एक बटन दबा के आ जाते हैं, यहाँ पे हमने सबको अपनी पसंद के मुताबिक अरेंज कर दिया। हर एमएलए ने किया होगा, उसके बाद हर जो भी आपने रैंक दिया उसके मुताबिक इन्हें मार्क्स दिए जाते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने जैसे 1 दिया है, उसे 10 मार्क्स मिलेंगे, मतलब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मार्क्स देना शुरू करती है। 2 वाले को 8, 3 वाले को 5 और इसे 3, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ऐसे ही सारे एमएलए ने जिसे जो रैंक दिया है, सबके नंबर लिख के उन्हें टोटल करके फाइनली एक स्कोर आ जाएगा। अब वो जो स्कोर होगा, स्कोर जब सबके टोटल हुए, कोई एक पर्सन होगा जिसे सबसे कम मार्क्स मिले। लेट्स सपोज बी जो पर्सन था, इसे बाकी सारे लोगों ने कोई ज्यादा खास पसंद नहीं किया, इसके सबसे कम नंबर है, तो पहला राउंड होगा, पहले राउंड का जब मतलब पहली बारी जब सबका टोटल हुआ, जिसके सबसे कम मार्क्स बने वो एलिमिनेट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है, ये बंदा बाहर निकल गया। अब देखो अब 3 कैंडिडेट रह गए ना, तो अब ये 4 रैंक का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, अब एक एक रैंक ऊपर मूव हो जाते हैं, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, इसके 5 नंबर, मेरा 2 वाला गायब हुआ था ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसके 8 नंबर।
अगर नहीं समझ आया प्लीज इस सिस्टम को स्टार्टिंग से दोबारा से देख लेना, 2-3 बार ही देखोगे तब आपको ये समझ आ जाएगा। इस वीडियो के इस पोर्शन को दोबारा देखना। तो यहाँ पे देखो पहले 4 कैंडिडेट थे, 4 कैंडिडेट्स को आपने 4 रैंक दिए, 4 रैंक के मुताबिक उन्हें 4 बारी नंबर मिल गए, हर एमएलए के नंबर टोटल किए गए। पहले राउंड के टोटल करने के बाद जिसके सबसे कम नंबर थे वो बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद आपका रैंक ट्रांसफर कर दिया गया ताकि वो कंटिन्यूस सीरीज बने 1 2 3 4 वाला, मतलब 4 रैंक अब रहा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एक बंदा एलिमिनेट हो गया। तो ये ट्रांसफरेबल वोट होगी, ये वोट ट्रांसफर होगी, नंबर ट्रांसफर हो गए, अब जो निकल गया उसके नंबर अगले वाले को ट्रांसफर हो गए। अब सेकंड राउंड में फिर से टोटलिंग होगी। अब देखो बी जो निकला है वो किसी एमएलए की फर्स्ट प्रेफरेंस होती, किसी एमएलए की फोर्थ प्रेफरेंस होती, किसी की थर्ड होती। तो इसके कारण क्या होगा कि नंबर्स में सडन जंप आएगा। सडन जंप आने के बाद अब जब सेकंड राउंड की टोटलिंग होगी, जब सबके नंबर दोबारा से रिफ्रेश कर दिए गए, लेट्स सपोज जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी डी, मतलब मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, इसे सबसे कम नंबर मिले तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब मेरा 1 रैंक ही नहीं रहा, फिर से आपका रैंक चेंज हो जाएंगे। अब 1 मतलब जो मेरा पहले पिछला रैंक था 3 था वो अब 2 बन गया है। मुझे याद है मैंने किसे या था, एक मिनट देख ही दो, हाँ 2 यही था। तो 2 वाला आपका 1 बन गया और यहाँ पे 3 वाला 2 बन गया। इसके अब 10 नंबर हो गए, इसके 8 हो गए। अब फिर से टोटलिंग होगी। टोटलिंग के बाद अब जो फाइनली कैंडिडेट, तीसरा राउंड खत्म हुआ, अब जो कैंडिडेट जिसके सबसे ज्यादा नंबर आ गए वो फाइनली जीता। हर राउंड में एक एक कैंडिडेट निकलता जाता है और फाइनली जो टोटल बनता है वो आपका फाइनली पर्सन इलेक्ट होता है। देखो ये सिस्टम इस चीज कारण बेटर है, जैसे फर्स्ट पास में प्रॉब्लम क्या थी, लेट्स सपोज ये जो 4 कैंडिडेट जब इलेक्शन में खड़े हुए थे, मैंने सी के लिए वोट डाली थी, पर मैंने लेट्स सपोज ये सोचा होता, लेट्स सपोज मैं चलो सी वाला नहीं हूं, मैंने वोट डाली थी डी के लिए, पर मैं जब डी को वोट डाल रहा था मेरे मन में था यार या तो डी जीत जाए नहीं तो बी जीत जाए, सी तो बहुत ही करप्ट आदमी है, मेरे मन में ये चल रहा था। तो अगर मैं इन्हें रैंक दे पाता, मैं डी को 1 देता, इसे 2 देता, इसे कहीं जाके 4 देता, क्योंकि ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, पर जस्ट बिकॉज इसका एक कोई सपोर्टर ज्यादा था ये इसलिए जीत गया। अगर मैं बाई चांस बी को वोट दे देता और ऐसी और लोग भी जो ये सोच के अपने अपने कैंडिडेट्स को वोट दे रहे थे, ए वालों का भी ज्यादातर ये सोचना था कि यार या तो ए जीत जाए नहीं तो बी जीत जाए, बी भी ठीक है पर सी ना जीते, क्योंकि उनकी वोटें उनकी सेकंड चॉइस कभी ली नहीं गई। देखो यहाँ पे मान के चलो अगर सारे सबकी अगर सेकंड चॉइस भी होता ना बी के सबसे ज्यादा नंबर बनते, क्योंकि अगर कोई किसी की फर्स्ट है तो वो किसी का, अगर जैसे सी किसी की फर्स्ट प्रेफरेंस है, बहुत सारे लोगों की फोर्थ प्रेफरेंस भी तो हो गया। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसलिए ज्यादा बेटर सिस्टम माना जाता है यहाँ पे, क्योंकि हर कैंडिडेट को आप बता देते हो आपको कौन कितना पसंद है कितना नहीं पसंद। इस तरीके से ये सारा का सारा आपका सिस्टम एग्जिस्ट करता है और इसीलिए ये इस तरीके से यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? तो ये था आपका ये लेक्चर। अगर आपको प्लीज ये सिस्टम में कोई भी डाउट हो, एक तो नाम याद रखने जरूरी है, दूसरा समझने के लिए ये सारा सिस्टम काम कैसे करता है, और शेड्यूल भी ऑब्वियसली मैंने लिख दिया है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आपको बार बार नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिस्टम ही समझ आ गया कि ऐसे कुछ हो रहा था, प्रोपोर्शनली सबको वोट देनी है फिर वो ट्रांसफर हो जाएंगी वैसे, और फर्स्ट पास का मतलब एक तरह से रेस ही है, जिसे सबसे ज्यादा वोटें डल गई वो जीत गया। ठीक है, बस ये भागने वाली रेस नहीं है, ये नंबर लेने की रेस है, किसके पास सबसे बड़ा नंबर आएगा।